जीके ऑल कलेक्शन में आपका स्वागत है। ज्ञान प्रश्नोत्तरी की इस सीरीज में हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जीके की वीडियो अपलोड नहीं की गई हैं क्योंकि अब जीके ऑल कलेक्शन पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जा रही हैं। हर रोज़ डेली अर्ली मॉर्निंग आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाती है, इसी बीच समय नहीं मिल पाया। अब से हम बीच बीच में जीके की वीडियो भी आपके लिए लाते रहेंगे। पहले हम भारतीय इतिहास को कवर करेंगे, उसके बाद भारत का भूगोल शुरू करेंगे और इसी बीच आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिलती रहेगी, वो आप जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के प्लस 50 प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बेहद उपयोगी होंगे। इसके साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके ऑल कलेक्शन को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जीके संबंधी इसी तरह के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शिलालेखों में प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम वर्णन मिलता है। अच्छा, इस रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख के बारे में देखिए। ये संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। लगभग 150 ईस्वी में, जगह जूनागढ़ गुजरात में, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर, और वर्तमान जो स्थान है गिरनार पर्वत के पास है। अच्छा, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है, जिसे गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है, पश्चिमी क्षत्रपों के शासक रुद्रदामन द्वारा एक चट्टान पर खुदा हुआ संस्कृत गद्य है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। निम्न कथन पर ध्यान दीजिए। हम आपको अंजीर और शराब भेजेंगे, पर यूनान में वाक्छली व्यक्ति को बेचे जाने पर कानूनी प्रतिबंध है। यह किसने किसको कहा था? तो यह कहा था एंटियोक्स ने बिंदुसार को। एंटियोक्स ने बिंदुसार को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एंटियोक्स और बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं। बिंदुसार के सीरिया के शासक एंटियोक्स प्रथम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे और उन्होंने उन्हें अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने के लिए कहा था। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट और अशोक के पिता और चंद्रगुप्त के पुत्र थे। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आपको अच्छे से दिख जाएगा बाद में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। किस वृहत शिलालेख में अशोक जनता और ब्राह्मणों से उदारता के साथ व्यवहार करने की सलाह देता है? तो तीसरे शिलालेख में अशोक जनता और ब्राह्मणों से उदारता से व्यवहार करने की सलाह देता है। अच्छा, तीसरे शिलालेख के बारे में देखिए। अशोक के तीसरे शिलालेख के बारे में, अशोक का तीसरा शिलालेख भाबरू का शिलालेख है। यह राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में मिला है। इस शिलालेख में बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया है। यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह अशोक का एकमात्र शिलालेख है जो बेलनाकार आकृति का है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अर्थशास्त्र किन बातों की चर्चा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात मंत्रियों की स्वामी भक्ति की जांच, विभिन्न उद्योगों और बाजारों के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति, कृषि के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति। इन बातों की चर्चा करता है कौन? अर्थशास्त्र। तो इस प्रश्न से इतनी बातें आप ध्यान में रखिए। अच्छा, अर्थशास्त्र की बात की है हमने, तो अर्थशास्त्र के बारे में देखिए। यह प्राचीन राजनीतिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौटिल्य है। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, ये ध्यान रखें आप। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चाणक्य या विष्णुगुप्त थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अशोक के एक अभिलेख के एक भाग पर ध्यान दें। राजा ने 600 मील दूर तक अपने पड़ोसियों पर धम्म विजय प्राप्त कर ली है, जहां एंटियोक्स नामक यूनानी राजा रहता है तथा उसके आगे 4 राजा हैं, टॉलमी, एंटिगोन्स,
मगास और सिकंदर। यह किस वृहत शिलालेख में है? तो इसका वर्णन मिलता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। अच्छा, 13वां शिलालेख देखिए। इस शिलालेख में कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है। इसमें धम्म विजय को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस शिलालेख में पड़ोसी राजाओं का भी जिक्र किया गया है। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, किस स्थान पर एक ही वृहत और लघु स्तंभ मिला है? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक ही वृहत और लघु स्तंभ मिला है। इलाहाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यूपी में है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो वहां पर एक ही वृहत और लघु स्तंभ मिला है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाहबाजगढ़ी तथा मानछेरा स्थित अशोक के 14 वृहत शिलालेख किस भाषा में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खरोष्ठी भाषा में। किस भाषा में है? खरोष्ठी भाषा में। दशरथ का नागार्जुनी पहाड़ी गुफा अभिलेख कहाँ है? तो कहाँ पर है? बराबर में। बराबर में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, बराबर जो स्थान है कहाँ पर है? ये बिहार में है। बराबर की जो गुफाएं हैं वो बिहार राज्य में हैं, प्रसिद्ध हैं। तो दशरथ का जो नागार्जुनी पहाड़ी गुफा अभिलेख है वो कहाँ पर है? बराबर में, बिहार में। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। किस राजा के बारे में बताया जाता है कि उसने 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिंदुसार के बारे में ऐसा बताया जाता है कि बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीता था। नेक्स्ट है, मौर्य रथ पर किस रंग का पताका होती थी? तो मौर्य रथों पर जो पताका होती थी वो सफेद रंग की होती थी। सफेद रंग की, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम भारत में गिरनार के समीप एक नदी पर किसने बांध बनवाया था? तो ये बांध बनवाया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्यगुप्त ने। ये बांध बनवाया था पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त कौन था? तो पुष्यगुप्त जो था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। इसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से इसको फोकस कर लें, पुष्यगुप्त, क्योंकि ऐसे नाम परीक्षा में आते रहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। किस ग्रंथ में बताया गया है कि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था? तो परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। अच्छा, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेमचंद्र इस ग्रंथ के लेखक हैं। हेमचंद्र इस ग्रंथ के लेखक हैं। और ये ग्रंथ बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म में रूपांतरण को बताता है कौन सा ग्रंथ? परिशिष्ट पर्वन। ये बात भी आप इसमें ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, 10वीं शताब्दी में लिखी वंश प्रकाशनी किस ग्रंथ पर टिप्पणी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिव्य वदन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिव्य वदन। नेक्स्ट है, सांची स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है अशोक ने बनवाया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सांची स्तूप के बारे में जान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है सांची का स्तूप। और भारत में अगर देखें तो यहाँ पर बिल्कुल मिड में भारत के मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। तो इसके बारे में देखिए, सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल में 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। तो सांची का स्तूप है जो महत्वपूर्ण स्तूप है, इसीलिए मैंने ये ऐड किया है। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा फोकस करें इस पर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन की पीढ़ी में प्रदेशिकों के ठीक नीचे कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रदेशिकों के ठीक नीचे थे राजुक।
नेक्स्ट है, भारत सरकार के राज्य चिन्ह के शीर्ष फलक के नीचे देवनागरी लिपि में खुदा हुआ सत्यमेव जयते किस स्रोत से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, उपनिषद हैं जो, उपनिषदों की जो संख्या है वो 8 है, 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है और जो मुख्य उपनिषद हैं, मुख्य जो उपनिषद हैं उनकी संख्या 13 है। तो इसके साथ ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, बिहार स्थित दीदारगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार स्थित दीदारगंज है जो चोरी वाहक की प्रस्तर प्रतिमा, चोरी वाहक की प्रस्तर प्रतिमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? दीदारगंज प्रसिद्ध है, जो कि बिहार में स्थित है दीदारगंज। नेक्स्ट है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ अशोक की धम्म यात्राओं का विवरण देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिव्यवदन। दिव्यवदन है जो अशोक की धम्म यात्राओं का विवरण देता है और इसके लेखक हैं, अच्छा लेखक हैं इसके दुर्गा भागवत, दुर्गा भागवत, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। और ये जो ग्रंथ है ये बौद्ध कथाओं का ग्रंथ है, इसमें बौद्ध कथाएं हैं जो उल्लेखित हैं। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, कौन सा वृहत शिलालेख पशुओं की बलि तथा उत्सवों पर रोक लगाने की बात करता है? तो जो पहला शिलालेख है अशोक का, पहला शिलालेख, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो पशुओं की बलि तथा उत्सवों पर रोक लगाने की बात करता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी प्रांत के प्रशासन के लिए अशोक ने किस फारसी को नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है तुशप को। तुशप को अशोक ने पश्चिमी प्रांत के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था और तुशप था जो वो एक फारसी था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में कौन से अन्य व्यक्ति अधिकारियों से अधिक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर। अच्छा, इसमें जो ये आ रही है, वर्डिंग आ रही है, ये शब्द आ रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से इन पर दोबारा भी रिपीट कर लें बाद में भी, जैसे कल्याण है, कर है, न्यायिक है, सैनिक, जो पीछे भी हमने कुछ वर्डिंग पढ़ी है, तो इनको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से थोड़ा रिपीट कर लें इनको। नेक्स्ट है, कौन सा यूनानी शासक अशोक का समकालीन नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटियोक्स प्रथम। एंटियोक्स प्रथम था जो अशोक का समकालीन नहीं था, क्योंकि एंटियोक्स प्रथम बिंदुसार का समकालीन था। अशोक का पिता थे बिंदुसार, मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट बिंदुसार, तो बिंदुसार का समकालीन था एंटियोक्स प्रथम। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक ने अपना मत बुद्ध धम्म तथा संघ में व्यक्त किया तथा बुद्ध को भागवत कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाब्रू लघु शिलालेख। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने ऐसा मत दिया है और भाब्रू का जो शिलालेख है वो जयपुर के विराटनगर में स्थित है, राजस्थान के। नेक्स्ट है, कौन सी सड़क नेपाल जाने वाली राजसी सड़क थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपारण और नेपाल। इन स्थानों से जो सड़क होकर गुजरती थी वो नेपाल जाने वाली राजसी सड़क थी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्कों पर कौन से संकेत थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोर, पहाड़ी और अर्धचंद्र। मोर, पहाड़ी और अर्धचंद्र संकेत थे मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्कों पर। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रयुक्त मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य काल में जो मुद्रा प्रयुक्त होती थी उसको कहते थे पण। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मौर्यकालीन जो मुद्रा थी उसे पण कहते थे। नेक्स्ट है, उपगुप्त बौद्ध भिक्षु जिसने अशोक को बुद्ध बनाया संभवतः कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोगलीपुत। मोगलीपुत इसका पूरा नाम है मोगलीपुत तिस, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मोगलीपुत तिस था जिसने अशोक को बुद्ध बनाया। नेक्स्ट है,
किसने अशोक की मूर्ति को एक भिक्षु के वेश में देखा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इत्सिंग ने। इत्सिंग ने अशोक की मूर्ति को एक भिक्षु के वेश में देखा था। नेक्स्ट है, संप्रभुता सिर्फ सहयोग द्वारा ही विद्यमान रह सकती है, अकेला पहिया नहीं चलता, अंत राजा को मंत्री नियुक्त करना चाहिए तथा उनकी सलाह सुननी चाहिए। यह किसने कहा था? तो यह कहा था कौटिल्य ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौटिल्य ने ऐसा कहा था कि अकेला राजा सब कुछ नहीं कर सकता, तो उसे मंत्री नियुक्त करने चाहिए और उनकी सलाह सुननी चाहिए। तो ऐसा कहा था कौटिल्य ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन अक्षपटलाध्यक्ष क्या थी? तो मौर्यकालीन जो अक्षपटलाध्यक्ष थी वो क्या थी? मुख्य लेखाकार। मुख्य लेखाकार, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन के रूप दर्शक क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आहत सिक्कों का परीक्षक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आहत सिक्कों का परीक्षक। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में नगर व्यवहारिक महमत कौन से अधिकारी थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायिक अधिकारी थे। न्यायिक। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कामोपद शुद्ध कल्याण अधिकारी। अर्थात ए ऑप्शन है जो न्यायिक अधिकारी को धर्मोपद शुद्ध कहा जाता था, कार्य अधिकारी को अर्थोपद शुद्ध कहा जाता था और सैनिक अधिकारी को भयोपद शुद्ध कहा जाता था, जबकि कल्याण अधिकारी को कामोपद शुद्ध नहीं कहा जाता। तो इससे इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन वंशानुगत सैनिक कौन थे? तो मौर्यकालीन जो वंशानुगत सैनिक थे उन्हें मौल कहा जाता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या थे? मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या थे? तो मौर्यकालीन कंटक शोधन कहते थे आपराधिक कोर्ट को। मौर्यकाल में कंटक शोधन आपराधिक कोर्ट को कहते थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में कौन एक कानून का स्रोत नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्जावाक्य। पर्जावाक्य था जो कानून का स्रोत नहीं था, जबकि धर्म, राजशासन और व्यवहार ये तीनों कानून के स्रोत थे। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन दोवारिक क्या था? मौर्यकालीन दोवारिक क्या था? तो इसका सही आंसर है मौर्यकालीन दोवारिक जो था वो महल का अधिकारी होता था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल का सेना भक्तम क्या था? मौर्य काल का सेना भक्तम क्या था? तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी क्षेत्र से गुजरने वाली सेना द्वारा वहां के लोगों पर लगाया जाने वाला दंडात्मक कर क्या कहलाता था? सेना भक्तम कहलाता था। नेक्स्ट है, अशोक के वृहत शिलालेखों की संख्या 14 है। उड़ीसा के जोगड़ा और धौली में इनमें से 3 के स्थान पर 2 अतिरिक्त अभिलेख हैं जिन्हें कलिंग घोषणा कहा गया है। कौन से 3 वह शिलालेख अनुपस्थित हैं? तो जो अनुपस्थित शिलालेख हैं वे हैं 11, 12 और 13। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृहत शिलालेख 11, 12 और 13। नेक्स्ट है, अशोक का कौन सा अभिलेख रानी की घोषणा के नाम से जाना जाता है? तो अशोक का जो तीसरा अभिलेख है लघु स्तंभ थर्ड, अर्थात तीसरा अभिलेख जो रानी की घोषणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन उपयोगी वस्तुओं का बाजार किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्यकालीन जो उपयोगी वस्तुओं का बाजार होता था उसे पर्ण्यपतन, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, वर्ण्यपतन लिखा गया, वैसे ये पर्ण्यपतन है। पर्ण्यपतन, ये आप थोड़ा सा इसको सही कर लें, पर्ण्यपतन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में बराबर की पहाड़ियों का क्या नाम था? तो अशोक के अभिलेखों में बराबर की जो पहाड़ियाँ थी उन्हें खल्टिक पहाड़ियाँ कहते थे। खल्टिक पहाड़ियाँ। और ये जो बराबर की पहाड़ियाँ या खल्टिक पहाड़ियाँ थी ये बिहार में
बिहार वाले क्षेत्र में ये पहाड़ियाँ थी। नेक्स्ट है, अपने किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा कहा है? तो अशोक ने अपने मध्य प्रदेश के गुर्जरा लघु शिलालेख में स्वयं को राजा कहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्रोत में मौर्यों को शूद्र अधर्मिका बताया गया है? तो पुराणों में अशोक को शूद्र अधर्मिका बताया गया है। पुराण हैं जो, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। तो पुराणों से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। बिंदुसार के दरबार में किस आजीवक ज्योतिष ने अशोक के जन्म के समय भविष्यवाणी की कि वह राजा बनेगा? तो वह ज्योतिष था पिंगलवत्स। पिंगलवत्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि अशोक है जो राजा बनेगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्रोत अशोकवदन के अनुसार अशोक की माँ कौन थी? तो अशोक की माँ जो थी सुभद्रंगी नाम था अशोक की माँ का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंदुसार का कौन सा पुत्र तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में असफल रहा था? तो उसके स्थान पर उसके छोटे भाई अशोक को भेजा गया था। तो सुशिम जो था बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था, तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में असफल रहा था और सुशीम के बाद में अशोक को ये विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है, अशोक के किस एकमात्र पुत्र का नाम उसके अभिलेखों में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक का तीवर नामक पुत्र है जिसका नाम अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक की किस रानी को रानी की घोषणा करने वाले अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को दान देने का श्रेय प्राप्त है? तो अशोक की रानी है कौरवकी। कौरवकी को धार्मिक संस्थाओं को दान देने का श्रेय प्राप्त है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक की एक पुत्री चारुमती का विवाह देवपाल नामक क्षत्रिय से हुआ था जो कहाँ का था? तो देवपाल जो था वो नेपाल का था। देवपाल नेपाल का था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मौर्य साम्राज्य को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट 2 पार्ट भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके जीके ऑल कलेक्शन को सपोर्ट करें, क्योंकि जीके ऑल कलेक्शन का उद्देश्य है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीके का कलेक्शन करना, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से और बेहतर हो सके। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।